हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, उसका जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा 2022 में एग्जामिनेशन कराया गया है, उसी पेपर के ही हम सॉल्यूशंस के यह दूसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी आप सभी को एक लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं जिसमें हम सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पर बात कर चुके हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग के लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे और उनके बाद के क्वेश्चंस को इस लेक्चर में अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी अभी तक आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को ही नहीं देखे हैं तो पहले आई बटन पर जाकर उस लेक्चर को देखिए जिसमें हमने आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया जो क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में सब कुछ बता दिया था मैंने कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो सभी क्वेश्चंस भी आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा क्योंकि हम मैथमेटिक्स के नोट्स को टेलीग्राम ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करते हैं। देखो, हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आता है वो है कि डिफाइन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप एंड गिव एन एग्जाम्पल। हमसे पूछा जा रहा है 5वां क्वेश्चन में कि होमोमॉर्फिज्म का डिफिनीशन दे दीजिए और साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल तो कम से कम दे दीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। समझो, कहता है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, हमने ग्रुप के एलिमेंट्स को इसमें डिनोट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रुप है जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन ओ पर ही बना ही होगा, ये बात हमें पता है। ठीक है, एक दूसरा हमारे पास ग्रुप है जिसे हम नाम दे देते हैं कि जी डैश हमारे पास है और इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है उसे हम नाम दे देते हैं ओ डैश पर बना हुआ यह ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे ही। अब हम क्या करते हैं, इस ग्रुप जी से इस ग्रुप जी डैश पर एक फंक्शन एफ को डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम डिफाइन करेंगे तो कुछ इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे, एफ इज मैप्ड फ्रॉम ग्रुप जी टू जी डैश। ठीक है, देन हम कहेंगे कि हमारा यह जो फंक्शन एफ है इसे हम कहेंगे कि यह होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप है। इफ कब हम कहेंगे, हम तब कह सकते हैं जब हम इस ग्रुप जी के 2 एलिमेंट को उठाएं, ए और बी को। ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट को इसी बाइनरी ऑपरेशन ओ पर ऑपरेट कराएं और इनसे जो हमें न मिलेगा एलिमेंट, उस एलिमेंट को यहीं पर ही तो कहीं ना कहीं मिलेगा हमारे पास, उस एलिमेंट को इस फंक्शंस पर ऑपरेट कराएं या फंक्शन पर अप्लाई करें और उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी यहां से, वह वैल्यू क्या होनी चाहिए, वह वैल्यू ये होनी चाहिए कि उस एलिमेंट ए का जो इमेज मिलेगा और उस एलिमेंट बी का जो इमेज मिलेगा, उन दोनों इमेज को अगर हम इस ऑपरेशन इस बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश पर ऑपरेट कराएं तो ये जब दोनों बराबर होंगे तभी हम कहेंगे कि हमारा यह जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये एफ फंक्शन जो हमारे पास है यह होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ग्रुप जी टू जी डैश या बिटवीन जी एंड जी डैश। ठीक है, बातें समझ में आई? यही समझना था कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। होमोमॉर्फिज्म एक्चुअली लेट जी एंड जी डैश बी एनी 2 ग्रुप्स, लेकिन यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफरेंट है, यह भी बात ध्यान में रखना। एंड
एक फंक्शन f को हम डिफाइन कर रहे हैं जो g एंड g डैश है या g से g डैश की तरफ जाता है, देन हम कहेंगे उसी फंक्शन f को कि वह होमोमॉर्फिज्म है बिटवीन g एंड g डैश। इफ कब हम कहेंगे, जब हम इस ग्रुप G के दो एलिमेंट को उठाएंगे, उन दो एलिमेंट को उसी बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट कराएंगे तो उससे कोई एक नया एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और उस एलिमेंट को जब हम इस फंक्शन पर ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास यह जो एलिमेंट हम मान लेते हैं यहाँ पर A है, और यहाँ पर ही हम कहीं मान लेते हैं कि हमारे पास B भी एलिमेंट है। तो इस A को जब हम ऑपरेट कराएंगे तो यहीं पर कहीं मिलेगा f ऑफ A, ठीक है। इस b को जब हम इस फंक्शन से ऑपरेट कराएंगे तो यहीं कहीं मिलेगा f ऑफ b, ठीक है। और जब a और b को ऑपरेट कराएंगे तो हम मान लेते हैं कि यहां पर कहीं c एलिमेंट मिल रहा है, जिस c को हमें फंक्शन f से गुजारना है, और यह कहीं यहीं पर हमें एक एलिमेंट देगा f ऑफ c, ठीक है। तो जब हम इस f ऑफ a और f ऑफ b को हम o डैश पर ऑपरेट कराएंगे, o डैश बाइनरी ऑपरेशन पर, तो हमें f ऑफ c वैल्यू मिलेगा, तभी हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह है होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। बातें समझ में आई? आसान सी चीज है, बहुत ही आसान है, बस बच्चे डर जाते हैं इसीलिए समझ में नहीं आता। लेकिन डरना नहीं है, जब तक समझोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। दिमाग में बैठा लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो चलिए हम एग्जाम्पल पर भी बात कर लेते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेट z बी ए, ठीक है, ग्रुप या फिर सेट ऑफ इंटीजर है ना, तो हम ऐसा करते हैं, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि यह इंटीजर्स का एक ग्रुप है, एंड और हम क्या करते हैं, ई जो हमारे पास है बी ए ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स, यानी कि हम एक और सेट लेते हैं ई जो कि इवन इंटीजर्स का एक ग्रुप है, और ये दोनों चीज़ें मैं आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं तो यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा। जो हमारे पास z होता है वह एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप भी बनाता है, साइक्लिक ग्रुप भी बनाता है, तो ग्रुप तो बनाएगा ही। हमारे पास जो इवन ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, इवन इंटीजर्स का जो हमारे पास सेट होता है वह भी एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, और मैंने आप सभी को बताया था कि जो हमारे पास इवन इंटीजर्स का ग्रुप होता है वह सेट ऑफ इंटीजर्स का सब ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड एक और काम करते हैं कि हम एक फंक्शन को लेते हैं जो कि इस z से इस e की तरफ डिफाइन है कुछ इस प्रकार, इज डिफाइंड बाई कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि हमारे पास f ऑफ x जो है, ठीक है, वो हमारे पास है टू द पावर x, या फिर ऐसा करते हैं टू द पावर x नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर एडिशन हमारे पास है ना, तो 2x ले लेते हैं, ठीक है। इज होमोमॉर्फिज्म, यह जो हमारे पास है यह एक होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल होता है। अब कैसे यह होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है बात कर लेते हैं। फॉर होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम दो एलिमेंट को ले लेते हैं इस सेट ऑफ इंटीजर से, तो एक एलिमेंट हमने सपोज कर लिया कि n है, दूसरा एक एलिमेंट हमने सपोज कर लिया कि m है जो कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस m और n को जब हम ऑपरेट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस m मिलेगा, ठीक है, यही तो मिलेगा क्योंकि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है वह क्या है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो ए ओ बी, तो यहाँ पर ए की जहाँ पर हमने n सपोज किया, बी की जहाँ पर हमने m एलिमेंट को उठाया, और बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, तो इनको जब हम ऑपरेट कराएंगे तो ये हमें मिलेगा f ऑफ n प्लस m।
अब जब हम यहाँ पर f ऑफ n प्लस m लिखेंगे तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन है वह कुछ इस प्रकार है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2x की जहाँ पर हमारे पास n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2n प्लस 2m मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ पर फोकस करो जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो n और m के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो इसमें एलिमेंट मिलेंगे, n के लिए जो हमारे a के लिए हमारे पास f ऑफ a मिल रहा है, तो n के लिए हमारे पास क्या मिलेगा f ऑफ n मिलेगा, और जो हमारे पास b है उसके लिए f ऑफ b मिल रहा है, तो हमारे पास f ऑफ m भी मिलेगा। और ये जो दोनों एलिमेंट होंगे वो दूसरे वाले ग्रुप से बिलोंग करेंगे, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और यह भी एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर f ऑफ n का हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें हियर, ठीक है, हियर अगर हम f ऑफ n का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो n के जहां x की जहां पर n रखेंगे तो 2n हो जाएगा। अगर हम f ऑफ m का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2m मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2n जो है वह f ऑफ n है, और जो हमारे पास 2m है वह f ऑफ m है, और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरे वाले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है वो भी एडिशन ही है। इसलिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह एक होमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर और सॉल्यूशन हो गया। वैसे तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े समझाने में थोड़ा समय लग जाता है चीज़ों को, इसलिए ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, और हम भगा भी नहीं सकते क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का धर्म होता है कि वह सभी चीज़ों को समझाए, क्योंकि स्टूडेंट को अगर याद करना पड़ जाए किसी चीज़ को तो वो शिक्षक नहीं होता है कि स्टूडेंट को चीज़ों को याद करना पड़ जाए। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं हर एक चीज़ को इतना डिटेल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, इतना आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि बच्चे भी देख लें, अगर छोटे बच्चे 5-6 क्लास के भी देख लें ना, और उन्हें बेसिक नॉलेज पता हो कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, तो भी बच्चे समझ जाएंगे। वैसे अगर उन्हें ये भी ना पता होगा तब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम ये सभी चीज़ें जब लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन रिंग गिव एन एग्जाम्पल। हमारा क्वेश्चन अगला है जिसमें पूछा जा रहा है रिंग का डिफिनीशन दीजिए। अब रिंग मतलब वो वाला रिंग नहीं जो हम उंगलियों में पहनते हैं, वो वाला रिंग नहीं है। यहाँ पर रिंग हमारा अलजेब्राइक सिस्टम एक है, या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इसका हमें डिफिनीशन देना है और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल पर भी हमें बात करना है। तो यहाँ पर देखो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। रिंग का हेडिंग दीजिए और लिखिए कि एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विथ द टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कहता यह है कि हमारे पास एक अलजेब्राइक सिस्टम कुछ इस प्रकार होना चाहिए जिसमें हमारे पास एक सेट हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास R एक सेट है। ठीक है, और इसके पास दो बाइनरी ऑपरेशंस हो, एक तो एडिशन होना चाहिए, कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। इसे हम यूजुअली एडिशन कह रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम एडिशन लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन जो हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, और ये बात मैं आप सभी को ऑलरेडी समझा भी चुका हूं। ये यूनियन भी हो सकते हैं, इंटरसेक्शन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बना हुआ अलजेब्राइक सिस्टम है या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे यह रिंग है अगर यह कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए।
पहला कंडीशन ये है कि जो हमारा आर सेट है वह प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बना ले, इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है, इज एन अबेलियन ग्रुप। यानी कि यह जो हमारे पास आर सेट है वह इस पहले वाले ऑपरेशन के, पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना ले, ठीक है। अबेलियन भी हटा दो, या केवल ग्रुप बना ले, हमारा काम बन जाएगा, अबेलियन की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल और केवल ग्रुप बना ले, इज ए ग्रुप, ठीक है, इज ग्रुप। दूसरा कंडीशन, अब ग्रुप जब हम बना दिए तो हम ऑलरेडी आप सभी को पहले नंबर वाले क्वेश्चन में ग्रुप बनाने के लिए 5 कंडीशन 4 कंडीशन पढ़ा चुके हैं, चारों कंडीशन को आप लिख दीजिएगा। उसके बाद अब बढ़ते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ, ठीक है। वो चारों कंडीशन आपको यहाँ पर लिखने ही होंगे, अगर नहीं लिखते हैं तो नंबर कम हो जाएगा, इसीलिए आपको चारों कंडीशन लिखने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि हमारा जो यह आर है, ठीक है, यह जो हमारा आर सेट है यह दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फॉर्म करे इज ए सेमी ग्रुप, या सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन कर जाए। अब सेमी ग्रुप भी ऑलरेडी आप सभी को हम समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें लिखना जरूरी है। पहला कंडीशन इसके अंतर्गत आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ लिख सकते हैं, क्लोजर लॉ, ठीक है। अब क्लोजर लॉ में कौन क्या 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 चीजें आती हैं, मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझाया है कि इसमें 2 एलिमेंट को उठाएंगे, ए और बी, जो कि हमारे उसी सेट आर से बिलोंग करेंगे। तो इस सिचुएशन में इस ए और इस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बी के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास एलिमेंट मिलेगा वह भी हमारे उसी सेट आर से बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सभी चीज़ें मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझाया भी है। हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ भी लिख सकते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर हम ए, बी और सी 3 एलिमेंट को लेते हैं इसी सेट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को जब हम बी और सी से ऑपरेट कराएंगे कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वह इसके इस प्रकार से ऑपरेट कराने पर जो वैल्यू मिलेगा ये दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी यह कहता है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज, यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट लिख दीजिए आप लोग। पहला पॉइंट इसमें है कि अगर हम ए स्टार बी प्लस सी लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं ऐसा लेते हैं, यानी कि अगर हम बी प्लस सी स्टार ए लेते हैं, तो यह हमें मिलेगा बी स्टार ए और प्लस सी स्टार ए, या मल्टीप्लिकेशन ए भी कह सकते हैं। तो इतनी जब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, पहले तो ग्रुप का फॉर्मेशन करना चाहिए पहले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, उसके बाद दूसरे बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसे सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करना चाहिए, और फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वह जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना है वह हमारा ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। इसमें एक एग्जाम्पल पूछा गया है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ नोट डाउन कर लीजिए कि हमारा जो रियल नंबर का सेट होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर, वैसे ही है, एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म ए ग्रुप, फॉर्म ए रिंग, क्योंकि रिंग का एग्जाम्पल है ना,
फॉर्म ए रिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन एंड, यहीं पर मैं लिख देता हूं, एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतनी बातें चीजें आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए ये हमारे पास छठा क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है सो दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है और इसका हमें चेक करना है कि x, y जो कि टेंड कर रहे हैं 0, 0 पर, तो इनका जो लिमिट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बारे में हमें चेकआउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम आप सभी को ऑलरेडी सब कुछ समझा चुके हैं, मेथड भी आप सभी को हमने बता दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं रिपीटेड लिमिट से ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट y टेंड्स टू 0, ऐसा कर दिया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास 2xy² है और यहाँ से नीचे से हम क्या करते हैं, y के पावर 4 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x² बटे y के पावर 4 ही मिलेगा और +1 मिल जाएगा। ठीक है, यही तो मिलेगा। अब क्या करते हैं, y² से ये कैंसल आउट होने के बाद क्या बचेगा, केवल y के पावर 2 ही बचेगा, यानी कि y² बचेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारे पास फिर से लिखा जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 2x अपॉन में y² और यहाँ पर हमें मिलेगा x² डिवाइडेड बाई y के पावर 4 +1। ठीक है, अब क्या करते हैं, y को 0 पर टेंड करा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। जब y को टेंड कराएंगे 0 पर तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर हम जब कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2x और डिवाइडेड बाई 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो चाहे जो भी वैल्यू हो वो तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट क्या, अब यहाँ पर देख लो, ऐसे ही देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर है 2x अपॉन में 0, तो 2x अपॉन में 0 समथिंग अपॉन में 0 यानी कि इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू तो हमें मिल गई इन्फिनिटी। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो रिपीटेड लिमिट का एक तरीके से जो वैल्यू मिला वो मिला है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जब मिल गया यानी कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हमें दूसरा रिपीटेड लिमिट निकालने की आवश्यकता होती है। लिमिट y टेंड्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2xy² अपॉन में इस बार हम x² को कॉमन लेंगे और यहाँ पर मिलेगा 1 + y के पावर 4 अपॉन में x²। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक x कैंसल आउट होगा। यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमें मिल रहा है 2y² अपॉन में 1 + y के पावर 4 डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। y टेंड्स टू 0 यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2y² हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस समथिंग अपॉन में 0, यानी कि समथिंग अपॉन में 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। और यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 समथिंग अपॉन के ये 1 प्लस इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी यानी कि 0 बनना लग जाएगा और ये हमारे पास ओवरऑल वैल्यू मिलेगा 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे रिपीटेड लिमिट बराबर नहीं हो रहे हैं। सिंस रिपीटेड लिमिट्स आर नॉट इक्वल, रिपीटेड लिमिट्स are not equal, so limit does not exist, limit does not exist। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो फंक्शन है उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
बातें क्लियर हुई? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, जिसमें बोला जाएगा कि जैकोबियन बताइए। जैकोबियन का डिफिनीशन हमें बताना है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी आप सभी को अभी पिछला लेक्चर प्रोवाइड किए थे, जैकोबियन ऑफ n फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो चुका होगा। तो थोड़ा अभी इस लेक्चर को यहीं हम समाप्त करने वाले हैं और अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी इसमें हमारे पास एक लैपलॉस ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन बच रहा है और एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बच रहा है, तो उसे हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में करा दे, जिसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो लाइक कर दिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं। और इस प्रकार के और भी लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।